हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबके वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 11 के लिए 24 अप्रैल को होने वाला आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का बिल्कुल आपके रियल वार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर या मॉडल पेपर कह लो, उनकी क्लासेस शुरू कर दी गई है। आप सभी विद्यार्थी समय पर सभी क्लासेस को आराम से देखते रहिए ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से 31 तक प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है, यानी सभी के उत्तर आपको एक शब्द या एक लाइन के अंदर देने हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1664 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1664 के अंदर की गई थी। दूसरा है, बक्सर का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध है वो पहली बात तो हुआ कब था? अक्टूबर अक्टूबर 1764 के अंदर। किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके मध्य हुआ था? तो और आपके अवध के नवाब थे सुजाउदौला। ठीक है, अवध के नवाब जिनका नाम क्या था? सुजाउदौला। क्या नाम था? अवध के नवाब सुजाउदौला। उनके साथ में कौन था? उनके साथ में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और उनके साथ में कौन था? और साथ में था आपके मीर कासिम, बंगाल का नवाब था मीर कासिम। एक साइड में ये तीनों थे और एक साइड के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? वो किया था हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। ठीक। तीसरा है, अंग्रेजों के द्वारा भारत से धन निष्कासन की शुरुआत किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो भारत से अंग्रेजों के द्वारा धन निष्कासन की जो शुरुआत है वो हुई थी आपके 1757 के प्लासी युद्ध के बाद। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद में। ठीक। आगे देखो, चौथा है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867-68 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1867-68 के बीच में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 20 रुपए। कितनी थी? 20 रुपए थी। पांचवा है, इलाहाबाद की संधि कब और किस किस के मध्य हुई थी? तो इलाहाबाद की जो संधि है ये हुई कब थी? तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त 1765 को। कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को। किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी आपके, एक तो जो आपके मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। और अंग्रेजी सेना, क्या कह सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपके प्रमुख थे वो थे उस समय रॉबर्ट क्लाइव। तो उनकी बद्दी हुई थी शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक। आगे बढ़े, छठा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस सन तक रहा? कब तक रहा? तो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो रहा 1700 आपके 57 से लेकर 1858 के बीच में। 1757 से लेकर 1858 के बीच में, लगभग 100 वर्षों तक। सातवां है, अंग्रेजों से पूर्व किन किन विदेशी ताकतों ने भारत पर आक्रमण किए थे? तो अंग्रेजों से पहले किस किसने किए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में। तो अंग्रेजों से पहले आपके पुर्तगालियों ने, इसके बाद डचों ने और फ्रांसीसियों ने, डचों ने और फ्रांसीसियों ने, इन्होंने आपके अंग्रेजों से पहले क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। आठवां है, भारत दुर्दशा नामक नाटक के रचनाकार कौन थे? तो इसके जो रचनाकार थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या नाम था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
9वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। 10वां है आपका राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग के प्रमुख नेता कौन थे? इस युग के? उदारवादी युग के। तो उदारवादी युग के जो प्रमुख नेता थे उसमें देखो आपके दादा भाई नेहरूजी थे। कौन थे? दादा भाई नेहरूजी। इसके अलावा फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह फिरोज शाह मेहता। इसके अलावा थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा आपके मदन मोहन मालवीय। ये सब उदारवादी युग के क्या थे? नेता थे, मदन मोहन मालवीय। ठीक। आगे देखो 11वां राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी युग कब से कब तक माना जाता है? आपको समय बताना है। तो कब से कब तक? तो 1905 से लेकर 1919 तक। 1905 से लेकर 1919 तक। 12वां है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? वो नारा बताना है। तो उन्होंने क्या नारा दिया था? कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर मानूंगा। क्या नारा दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। 13वां है गद्दर पार्टी के संस्थापक का नाम लिखना है। तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे आपके सोहन सिंह भकना। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? सोहन सिंह भकना नाम था। क्या नाम था? सोहन सिंह भकना। और इसके जो सहयोगी थे वो कौन थे? तो इनके सहयोगी का भी आप नाम लिख सकते हैं, वो थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। तो अगर कभी अबसद में पूछा जाए तो यदि सोहन सिंह भाकना नाम नहीं दिया हुआ है तो लाला हरदयाल भी आप टिक कर सकते हैं। ये दोनों सहयोगी थे। 14वां है इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की जो स्थापना है वो हुई थी सन 1930 के अंदर। कब हुई थी? 1930 में। 15वां है सन 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम किस किस ने फेंके थे? तो किसने फेंके थे? एक तो थे आपके भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह थे। और दूसरे कौन थे उनके साथ? वो थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। गांधी जी के भारत लौटने पर टैगोर ने उनके बारे में क्या कहा था? प्रश्न क्या है कि गांधी जी के भारत लौटने पर टैगोर ने उनके बारे में क्या कहा था? तो गांधी के भारत लौटने पर टैगोर ने कहा था कि वे महात्मा है जो भारत की आत्मा का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने क्या कहा था? कि वे महात्मा है और भारत की आत्मा का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। 17वां है सरदार पटेल का जन्म कहां पर और किस राज्य में हुआ था? तो सरदार पटेल का जो जन्म है वो हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। कहां पर? राज्य कौन सा था? गुजरात। गुजरात में एक जगह पड़ती है नाडियाड, वहां पर इनका जन्म हुआ था, नाडियाड के अंदर। आगे बढ़े 18वां बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था? तो उस योजना का नाम क्या था? माउंट बेंटन योजना। क्या नाम था? माउंट बेंटन योजना। उस योजना का नाम क्या था? माउंट बेंटन योजना। इस योजना के तहत भारत पाक का विभाजन हुआ था, यानी भारत का विभाजन हुआ था। 20वां है साइमन कमीशन का गठन किस सन में हुआ था? साइमन कमीशन का गठन कौन से वर्ष के अंदर हुआ था? तो 1927 के अंदर। भारत कब आया था? 1928 में। 21 है संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्यों का प्रावधान रखा गया था? तो संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों का 389 सदस्यों का क्या रखा गया था?
प्रावधान रखा गया था। आगे 22 है, भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस सन में की थी? तो भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है वो 1948 के अंदर की थी। कब की थी? 1948 में। 23, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या कहा जाता है? उन्हें जनक कहा जाता है। 24, भारत के पहले आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत के अंदर सबसे पहली आईआईटी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी खड़गपुर में। कहाँ पर की थी? खड़गपुर के अंदर। 25, अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया था? तो अंतरिक्ष विभाग का जो गठन किया गया था वो किया गया था आपके 1972 के अंदर। 26 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक का था? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसका समय था 1951 से लेकर 1956 तक। और भारत के अंदर जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो आइडिया है वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है सोवियत संघ से। पहली पंचवर्षीय योजना पे किस पे जोर दिया गया था? तो कृषि पे। दूसरी के अंदर विनिर्माण पे। 27 है, योजना आयोग का गठन कब और इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम? तो योजना आयोग का जो गठन है वो किया गया था आपके 1950 के अंदर और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 28 है, नीति आयोग का पूरा नाम लिखना है। तो नीति आयोग का जो पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यहां पर मैं लिख लेता हूं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये क्या है? इसका पूरा नाम है। ठीक, आगे बढ़े। 29, 10वीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक वृद्धि दर का कितने प्रतिशत लक्ष्य तय किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो वार्षिक वृद्धि दर है उस वार्षिक वृद्धि दर का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 8%। कितना किया गया था? 8%। 30 है, भारत में योजना अवकाश किस अवधि तक रहा था? तो भारत के अंदर जो योजना अवकाश है वो 1966 से लेकर 1969 तक रहा था। 31 है, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय में हुई थी? तो नेशनल बुक ट्रस्ट की जो स्थापना है वो आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। कब हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में। 32 है, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त में बताइए। तो धन निष्कासन से तात्पर्य है कि जिसमें भारत से धन और संसाधनों को अंग्रेजी शासन के द्वारा कहां लेके जाया गया? इंग्लैंड लेके जाया गया। धन निष्कासन का मतलब क्या है? भारत के अंदर से धन और संसाधनों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंग्लैंड भेजा गया। इसे कहा गया धन निष्कासन का सिद्धांत। 33 है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में संक्षिप्त में बताओ। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में आपको किसमें बताना है? संक्षिप्त के अंदर बताना है ना। प्रश्न संख्या 31 तक एक एक नंबर के थे, 1 से लेकर 31 तक। अब जो प्रश्न है वो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में अच्छे से क्या करना है? बताना है। 34 है, मुक्ति दिवस के संबंध में आपको संक्षिप्त में बताना है। तो देखो, जो मुक्ति दिवस है वो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, जब कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। 35 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जिसका नेतृत्व स्वयं महात्मा गांधी ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ अवज्ञा करना। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा लिखना है। 36 है, सन 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। तो सन 1813 को जो चार्टर एक्ट था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था और भारत में शिक्षा के प्रचार को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। इस पर आप लिख सकते हैं। 37 है, नेहरू जी के लोकतंत्र संबंधी विचारों के बारे में आपको संक्षेप में शॉर्ट के अंदर बताना है। आगे 38 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों का संक्षिप्त में वर्णन करना है कि पहली जो पंचवर्षीय आपकी योजना थी
उसका क्या फायदा हुआ, उसकी उपलब्धियां क्या थी, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में थी। उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ाना था, जिसमें भाखड़ा नागल बांध की स्थापना की गई, कई सारी सिंचाई परियोजनाएं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किए गए। और इसमें जो जीडीपी विकास दर रही थी वो 3.6% रही थी। 39 से सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, इसको विस्तार से समझाना है। 40 से जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों को आपको विस्तार से समझाना है। और अंतिम में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का वर्णन करना है कि पहली पंचवर्षीय योजना से क्या फायदा हुआ, उसकी अवधि क्या थी, क्या लक्ष्य रखा गया, दूसरी का क्या लक्ष्य रखा, उसकी अवधि क्या थी, क्या फायदा हुआ। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एक एक पंचवर्षीय योजना के बारे में विस्तार से लिखनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।